सो फ्रेंड इस वीडियो को मैं बना रहा था एक व्लॉग फॉर्मेट के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सका क्योंकि मैं पाकिस्तान से जब मूव कर रहा था दुबई के लिए, तो जिस दिन मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं शायद पब्लिक प्लेसेस के अंदर उस तरह से ना बात कर सकूं व्लॉग के अंदर जैसे लोग करते हैं। होपफुली वन डे, बिकॉज वो भी एक अलग फॉर्मेट है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि उस चीज़ को भी ओवरकम करूँ कि पब्लिक के अंदर आप बहुत ईजिली व्लॉग कर सकें। एनीवेज, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था खलीज टाइम्स के अंदर, और उस आर्टिकल का जो टाइटल था वो ये था कि 6 थिंग्स दैट विल कॉस्ट रेजिडेंट्स मोर इन 2024। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो 6 चीज़ें उन्होंने कही थी, और प्लस ये कि मैंने फिर सोचा था कि खुद मैं इस पे बात करूँगा। जो इस आर्टिकल में लिखा है वो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो रेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। रेंट्स के ऊपर तो मैंने पहले भी बात की हुई है। अनलेस एंड अनटिल आपका अपना घर ना हो, यहाँ पर आपने खुद अपार्टमेंट खरीदा ना हो, रेंट पर घर है, तब तो डेफिनिटली आप प्रोन हैं टू हैव इंक्रीज्ड रेंट। जब भी रेंट्स बढ़ेंगे तो आपके रेंट्स भी बढ़ जाएँगे। लेकिन अगर आपके आपने खुद खरीदा हुआ है, तो मॉर्गेज अगर की भी आपने, तो उस केस में भी अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर-नीचे होते हैं तो आप पे इम्पैक्ट उससे भी पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल आपने कैश पे घर लिया हुआ है या आपका अपना हो चुका है घर, तो उस केस के अंदर आपको उसके पैसे शायद ना बढ़ें। आप ज़ाहिर-सी बात है नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप कोई मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे उसकी। तो इसलिए जो रेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डेफ़िनिटली बढ़ रहे हैं, और पहली दफ़ा हुआ है कि मेरे साथ भी इस दफ़ा रेंट बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक पिछले 9 साल से मैं एक ही अपार्टमेंट के अंदर हूँ और उस अपार्टमेंट का रेंट नहीं बढ़ा था, हमेशा कम ही हुआ था। पहली दफ़ा होगा कि इस दफ़ा रेंट बढ़ेगा, तो वो भी मुझको एक्सपीरियंस होगा। एनीवेज़, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, और 9 साल से मैंने उसको डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट देखा है अपने रेंटल के ऊपर। तो वो ऑफ कोर्स, जब मैं अपने लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेट नहीं कर रहा हूँ और मुझे पैसे बच रहे हैं उसके, तो मैंने वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, वो पैसे मुझको इवेंचुअली अब मुझको रिटर्न्स देंगे। और वो पैसे जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे रेंट रेंट कम हुआ था, तो अब मुझको उसकी वजह से मैं जो मेरा इन्फ्लेट हो रहा है रेंट, उसको मैं पे ऑफ कर सकता हूँ। तो ये मेरा अपना सिस्टम था, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन रेंट्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर इन्होंने जो लिखा था इस न्यूज़पेपर के अंदर, वो था रेमिटेंस फीस। अब रेमिटेंस फीस अभी तक पाकिस्तान अगर आप पैसे भेजते हैं तो उसपे तो इतनी ज़्यादा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है रेमिटेंस फीस की, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि 700 दिरहम से ऊपर की कोई भी रेमिटेंस करते हैं तो उसपे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन हो सकता है ये फोर्सी कर रहा हूँ कि किसी पॉइंट पर रेमिटेंस फीस भी लगे, अभी तो नहीं है। रेमिटेंस फीस दूसरे नेशनैलिटीज़ इंडियंस मैं देखता हूँ वो पैसे भेजते हैं तो उनको हर सूरत में रेमिटेंस फीस लग रही होती है। अगर आपको कन्फर्म फ़ी नहीं देनी रेमिटेंस की, तो मेरे पास 2 ऐप्स हैं इस तरह की, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, टैप टैप सेंड और रेमिटली की। इन दोनों ऐप्स के थ्रू जब भी आप पैसे भेजेंगे तो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट भेजेंगे, चाहे 100 दिरहम ही आप भेजें, उसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्लस ये कि मेरा अगर रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। टैप टैप सेंड पे 25 दिरहम्स का और रेमिटली के ऊपर आपको 40 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो रेमिटेंस एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर अगर आपके रेट्स अच्छे बन रहे होते हैं तो आपको लगता तो है कि अच्छा हो रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर, लेकिन इवेंचुअली अगर आपकी कंट्री की करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ रही है, और जो चीज़ भी आप खरीदने जाएँगे वहाँ पर या अपने फैमिली को भेजते हैं तो वो पैसों की पावर कम हो रही होती है। तो ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। भले फीस लगे ना लगे रेमिटेंस के ऊपर, लेकिन जो आप पैसे भेज रहे हैं और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इनडायरेक्टली आपको इवेंचुअली इम्पैक्ट आएगा। तो रेमिटेंस के ऊपर डेफिनिटली आपको इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान हो सकता है। सॉलिड टोल्स की बात की इन्होंने पेड पार्किंग की बात की, तो पहले मैं पेड पार्किंग की बात करता हूँ। पेड पार्किंग मैंने तो ये देख लिया कि 1 मिनट के लिए भी आपको पार्क करना हो ना गाड़ी कोई यूएई के अंदर, तो आप उसको पे कर दें, रादर देन उसके अंदर कोई रिस्क लें कि आप 1-2 मिनट के बाद आ जाएँगे किसी शॉप के अंदर क्विकली जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम अब ऐसे हो गए हैं कि एक तो ये कि पार्किंग इंस्पेक्टर शिकारियों की तरह घूम रहे होते हैं, और दूसरा ये कि जो अब ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है जिसके अंदर गाड़ियाँ, जो आरटीए की गाड़ियाँ होती हैं वो आपको घूम रही होती हैं और नंबर प्लेट्स नोट कर रही होती हैं जिन्होंने अभी तक पे नहीं किया होता। तो ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपको 2-3 दिरहम्स बचाने का। मेरे ख़्याल से पार्किंग तो जैसे ही आप गाड़ी से उतरें फ़ौरन पे करें, बल्कि पार्किंग के लिए जो आरटीए की ऐप्स आती हैं, शारजा की भी डिजिटल ऐप है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। मैं उसके अंदर वॉलेट में पैसे डाल देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है वॉलेट में पैसे डालने का कि मुझे अपना ट्रैक भी रहता है कि अगर मैंने दुबई की लेट्स से आरटीए के अंदर पैसे डाल दिए हैं पार्किंग के, इसी तरह से शारजा की जो ऐप है उसके अंदर वॉलेट में पैसे डाल दिए हैं। तो अब मुझे पता है लेट्स से मैंने 300 दिरहम एक दफ़ा डाले, 300 दिरहम दूसरी दफ़ा डाले एक और ऐप के अंदर, अब ये कब तक चलेंगे वो मुझको ट्रैक रहेगा। 2-3
दिरहम्स जब अलग-अलग से पे कर रहे होते हैं तो उसका ट्रैक नहीं रहता। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से मेरा ट्रैकर बन गया है कि मैं इन ऐप्स के अंदर जब भी पैसे डालता हूँ तो अपने पास अपने नोट कर लेता हूँ और वो मेरे पास ट्रैक हो रहा होता है कि मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है पार्किंग के अंदर। इसी तरह से सालिक के अंदर भी मैं एक्स्ट्रा पैसे पे करता हूँ और ये एक हैक भी है कि जब कभी आपका क्रेडिट कार्ड का कोई थ्रेशोल्ड आने वाला होता है और उस टाइम पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यार किस चीज़ में एक्सपेंस करें, तो मैं जब लेट्स से 300-400 दिरहम का थ्रेशोल्ड रह जाता है आपके मिनिमम स्पेंड के क्राइटेरिया को फिल करने में, तो मैं फिर उस टाइम पर या तो पार्किंग को टॉप अप कर लेता हूँ या सालिक को टॉप अप कर लेता हूँ क्योंकि इवेंचुअली इनमें एक्सपेंस होना ही होना होता है। तो ये तो खैर एक हैक था, लेकिन सालिक के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि सालिक एक्सपेंसिव होता है जब आपको बार-बार आपको यूज़ करना पड़े और अब तो 2 सालिक और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। लेकिन ये कि मैंने ये देखा है कि अगर आपकी गाड़ी गाड़ी-गाड़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपकी मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मैंने ये देखा है कि 12 किलोमीटर्स तक अगर मुझको बचत हो रही है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, तो मैं फिर उसको सालिक शायद अवॉइड कर दूँ अगर टाइम का मसला नहीं है। लेकिन अगर 12 किलोमीटर से बियॉन्ड मुझको लेना पड़ जाता है रूट और सालिक अवॉइड होता है, उस केस में मेरी गाड़ी के हिसाब से मुझको लगता है कि मैं सालिक ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेज़ भी बढ़ गई हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप अगर कंपनसेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के हिसाब से सालिक का रूट का वो क्या वैल्यू है कि आप उसको बायपास करें या ना करें। तो सालिक का एक और पॉइंट था, यहाँ पर पेड पार्किंग का एक पॉइंट था। गोल्ड का पॉइंट आई डोंट नो क्यों लिखा था इसके अंदर, लेकिन गोल्ड मैं वैसे भी नहीं कहता कि एज़ सच अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गोल्ड के लिए आपके पास ईटीएफ का ऑप्शन भी मौजूद है, जो आप लेट्स से अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है तो आप ले सकते हैं। गोल्ड ने एज़ सच कोई बहुत बड़ी रैली भी नहीं दिखाई है जिसकी वज़ह से हम कहें कि बहुत उसने कोई रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आपको गोल्ड लेना है, तो आपके पास यूएई में रहते हुए तो कोई ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर गोल्ड सूक से आप जाके ले सकते हैं गोल्ड। इसके अलावा आप गोल्ड को जो ईटीएफ्स हैं, वो खरीद सकते हैं। सर्वा, बराका दोनों एक अच्छी ऐप्स हैं, जिनके थ्रू मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं यूएस के स्टॉक्स में। तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर ही जो गोल्ड का ईटीएफ है, जिसका जीएलडी टिकर है, उस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी। उसके अंदर जाके आप उसके थ्रू ले सकते हैं और सर्वा, बराका दोनों के रेफरल लिंक अगेन मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उनको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको $50 अप टू $25 रेफरल बोनस मिल सकता है, दोनों ऐप्स के थ्रू। वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इन दोनों ऐप्स के ऊपर भी मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये तो डेफ़िनिटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैंने इवन ये चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर भी देखी है। अभी रिसेंटली के लोगों के पास दिखाने को अ, होता है कि दिखा दें किसी तरह से दूसरे लोगों को, चाहे वो शादियाँ हो जाएँ, चाहे वो अपनी गाड़ियाँ हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमैटिकली बढ़ाने लगते हैं, जो कि एक लाइफ़स्टाइल क्रीप की कंडीशन में आ रहा होता है, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन हो रही होती है वहाँ पर। स्पेंडिंग पावर है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन लाइफ़स्टाइल वो बढ़ता जाता है और फिर वो गैप बढ़ता जाता है आपकी स्पेंड का कंपेयर टू योर इनकम। तो इसलिए लाइफ़स्टाइल को मेक श्योर करें कि अपना एक हद में रखें और इस तरह की चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ियाँ हो गईं, अपने घर के ऊपर एक्सपेंस हो गया, ईटिंग आउट हो गया, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर और चीज़ें जो एक्सपेंसिव हो रही हैं, जिसके अंदर रेंटल हो गया और जिसके अंदर बच्चों की एजुकेशन हो गई और जैसे-जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं, वैसे-वैसे उनकी जो फ़ीस होती है, वो बढ़ रही होती है। वो अपनी जगह पर है, लेकिन लाइफ़स्टाइल क्रीप जो है, ये आप बहुत पहले से आपको रोकना पड़ता है। क्योंकि मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था, इनफैक्ट मैंने मानी की पॉडकास्ट के अंदर भी बात की थी है कि जब मैं शुरू-शुरू में आया था तो मेरे पास बहुत ईज़िली अच्छी से अच्छी गाड़ी मैं ले सकता था, लेकिन लेकिन मैंने उस टाइम पर नई होंडा सिविक निकाली थी और मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने इवन सेम सैलरी ब्रैकेट के अंदर उन्होंने प्राडो निकाल ली थी बहुत आराम से और अभी तक वो उस लाइफ़स्टाइल क्रीप के अंदर मौजूद हैं। वो कॉन्स्टेंटली गाड़ियाँ अपग्रेड करते हैं हर 5 साल बाद। मैं तो ख़ैर कतर चला गया था, फिर वापस आया था और पिछले 9 साल से मेरे पास सेम एक ही गाड़ी है। तो लाइफ़स्टाइल क्रीप आप खुद लेकर आते हैं अपनी चीज़ों में। जो बच्चों की एजुकेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि वाक़ई एक्सपेंसिव चीज़ होती है और उसमें आपका कंट्रोल कभी-कभी नहीं होता, होता भी है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो ये चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन जो लोग सिर्फ़ ये कहकर गाड़ियाँ लेते हैं कि ये तो मेरी एक ही एक एक मैं एक दोस्त को जानता हूँ, वो कहता है यार कि जो ये मेरा एक ही शौक है,
कि मैं अच्छी गाड़ी चलाऊँ। तो मैं कहता हूँ भाई ये एक ही शौक आपका इतना भारी पड़ जाएगा आप पे कि आप फिर बाद में कहेंगे कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि जब एक दफ़ा आपका लाइफ़स्टाइल बढ़ जाता है ना, उसको फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप मेरे लिए भी अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि मैं एक दफ़ा अच्छी गाड़ी चला लूँगा, तो फिर उसके बाद उसको डाउनग्रेड करना मेरे लिए वाक़ई बहुत मुश्किल होगा। तो पहली चीज़ ही ऐसी करें और ख़ास तौर पे जो लोग नए लोग आ रहे हैं, पहली दफ़ा में ही अपने आप को लो प्रोफ़ाइल रखें। भूल जाएँ कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के अनसर्टेनिटी के ज़माने के अंदर आपको नहीं पता कि आगे किस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे। मैंने अभी एक और वीडियो मैं शूट करूँगा, उसके अंदर मैं बात करूँगा कि किस तरह से आपकी जो सैलरी है, वो आपकी एक आप ड्रग एडिक्ट जैसे होता है, उसी तरह से सैलरी एडिक्ट बन जाते हैं। क्योंकि आपकी सैलरी आपकी लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट कर रही होती है और उसके अंदर आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे होते हैं, जबकि आपकी सैलरी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। अभी मैं एमिरेट्स एंड बीडी की रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन द यूएई इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ बाय 3% दिस ईयर कंपेयर्ड टू 3.5% लास्ट ईयर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी महँगाई कम हो रही है, क्योंकि पहले 3.5% थी, अब 3% से ग्रो कर रही है, सीपीआई बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी महँगाई बढ़ तो रही है, लेकिन थोड़ा-सा कम रेट से बढ़ रही है। तो अभी भी आपको रेंटल भी बढ़ सकता है, आपकी जो जो एजुकेशन है, किड्स एजुकेशन वो भी बढ़ सकती है, और भी चीज़ें ग्रोसरी वगैरह सब बढ़ सकती हैं, लेकिन उसकी रेट थोड़ा-सा कम हुआ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि महँगाई कम हो रही है, आपकी सैलरी तो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 15 साल से कोई एक दिरहम की एडिशन नहीं की उन्होंने अपनी सैलरी में और अपने खर्चों में। भले वो नीड्स की फॉर्मेट में हो, भले वो वांट्स की फॉर्मेट में हो, उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन सैलरीज़ के अंदर इंक्रीमेंट उस तरह से नहीं हुआ है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल वेल-बीइंग के लिए। इसके अलावा जो ग्रोसरी एक्सपेंस है वो अपनी जगह पर है, जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो अपनी जगह पर है। ये सारे एक्सपेंसेस अपनी जगह पर हैं और वो आपको अपनी सैलरी से ही जो आपकी इनकम लेवल है उसी के अंदर रख कर यूज़ करने होते हैं। और आजकल यहाँ पर जो एक और सबसे बड़ा मसला आ गया है वो हेल्थ केयर का है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। अभी रिसेंटली मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने बताया था कि उसकी जो जो हेल्थ केयर है वो कंपनी पार्शियली प्रोवाइड कर रही थी एक ख़ास बजट के अंदर, लेकिन अभी रिसेंटली उनकी कंपनी ने चेंज की इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो वहाँ पर जब नई इंश्योरेंस पॉलिसी पे गए, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो अब उनकी कंपनी कह रही है कि जो हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, उतना सपोर्ट करेंगे, उसके बाद बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, आपको खुद अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। तो ये इट कैन कम टू एनीबॉडी, इट कैन हैपन विद एनीबॉडी। तो आपको जो इसको फॉर ग्रांटेड ना लिया करें कि आपकी कंपनी ने आपको फैमिली का मेडिकल दिया हुआ है। उस पैसों को जो आप सेव कर सकते हैं, वो सेव करके एक पॉट में डालें, उसको ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आज से 3 साल बाद आपकी कंपनी बोल दे कि यार मुझे अब हम इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको एंटायरली अपनी फैमिली का मेडिकल खुद अफ़ोर्ड करना पड़ेगा या फिर कुछ पार्ट उसमें से खुद अफ़ोर्ड करना पड़ेगा। तो आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि ये इस तरह से हुआ है। कंपनी में रहते हुए इस बात को तो छोड़ दें कि जॉब खत्म हो गई और अगली जॉब के अंदर आपको नहीं मिल रही है इंश्योरेंस, लेकिन कंपनी में रहते हुए ये काम हुआ है कि आपको अपनी इंश्योरेंस को खुद सपोर्ट करना पड़ा। अपनी तो नहीं, अपनी फैमिली की इंश्योरेंस को, क्योंकि बाय लॉ आपकी फैमिली को कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस दे आर नॉट लायबल टू पे। आपकी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, वो कंपनी देगी, लेकिन आपकी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। बहुत सारी कंपनीज़ देती हैं, लेकिन सारी कंपनीज़ को लायबिलिटी नहीं है कि वो आपकी फैमिली की इंश्योरेंस दे। तो इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो अपनी वर्थ है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है, उस पे काम करें। लिंक्डइन को इम्प्रूव करें अपने, क्योंकि यहाँ पर यूएई में रहते हुए मैंने देखा है कि लोग जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, लिंक्डइन एक बहुत ज़बरदस्त टूल है अपने आप को प्रोग्रेस करवाने का। आपकी डेफ़िनेटली जो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि आप अपनी सीवी को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, वो लिंक्डइन से इम्प्रूव होती है और लिंक्डइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ, इस पे बात भी की हुई है कि बल्कि एक इनफैक्ट एक कोच की बात बताऊँ मैं आपको, कि वो बंदा इस वक़्त जैस्मिन एलिक नाम है उसका, बोस्निया में रहता है, नॉट इवन फ्रॉम द यूएस। बोस्निया में रहते हुए वो एक लिंक्डइन वन ऑन वन सेशन के $1000 चार्ज करता है। तो लिंक्डइन इज़ सो पावरफुल, जिसके अंदर आप अपनी नई जॉब के अंदर लैंड कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभी रिसेंटली वन ऑन वन सेशन एक किया था, तो उसके अंदर ऑल्दो कि मैं वन ऑन वन सेशन फाइनेंस से रिलेटेड बात करता हूँ, इवन इनफैक्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करता हूँ। लेकिन जब उनको मैंने जिनसे मैं बात कर रहा था उनको मैंने थोड़ा-सा बताया
लिंक्डइन के बारे में और जितने मुझे इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बताया। क्योंकि मेरा फ़ोटे नॉर्मली यूट्यूब है या वीडियो क्रिएशन है या उसके अंदर ही कितना प्रोडक्टिव मैं हो सकता हूँ। लिंक्डइन मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया और मुझको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स जब मैंने उनको वन ऑन वन सेशन में दी थी तो वो ही वाज़ ब्लोन अवे और फिर मैं देखता हूँ कि वो अभी अपनी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारी बात हुई थी। फिर वो जैस्मिन एलेक को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है और फिर बहुत जल्द ही आपको जब रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं तो उसमें आप अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो उसी फ़ॉर्मेट के अंदर, उसी एक थीम के अंदर आप उसी डायरेक्शन के अंदर आप चलेंगे, लिंक्डइन को अपना लेकर आगे जाएँगे और उससे डेफ़िनिटली फ़ायदा उठाएँगे। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी की, पर्सनल फाइनेंस की, यूएई में रहते हुए क्या-क्या आप कर सकते हैं अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं यूएई के अंदर तो उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर आप आप उसको किस टाइम पर बेच सकते हैं, किस टाइम पे एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, इस उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी मैंने वहाब के साथ जो कि जर्मनी में होते हैं और उनसे हमने बात की थी कि किस तरह से जर्मनी के अंदर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर इमिग्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।